Demonstrative Geometry, चैप्टर नंबर 10, थ्योरम नंबर 6। आज के इस लेसन में हम थ्योरम नंबर 6, 7, 8 और 9 को प्रूव करेंगे। थ्योरम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर इन मेजर देन आइदर ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। थ्योरम की स्टेटमेंट ये कह रही है कि किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। अब इसको ज़रा समझ लें। जो फिगर आपको नज़र आ रही है, ये फिगर है इनिशियली इस पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस थ्योरम्स को वेरीफाई करने के लिए कभी कभी हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये जो डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे BF, CF और इसी तरह CH, ये तीन लाइनें जो है वो कंस्ट्रक्टेड लाइंस है। ठीक, अगर मैं इन लाइनों को कलर कर दूं तो जो कंस्ट्रक्टेड लाइन है और जो ओरिजिनल फिगर है वो थोड़ी सी सेपरेट हो सकती है। मैं पहले यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करता हूँ। ये पहली लाइन होगी, ये कंस्ट्रक्टेड लाइन है। ठीक है, मैं इसके कलर को चेंज करके और इसे थोड़ा सा इसका ये BF कंस्ट्रक्टेड लाइन है। इसके अलावा एक और लाइन यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टेड है वो ये लाइन है। ठीक, CF, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। और जो तीसरी कंस्ट्रक्टेड लाइन है वो है CH। तो अगर मैं यहाँ एक और लाइन ड्रॉ करूँ ताकि ये वाज़े हो कि कंस्ट्रक्शन कौन कौन सी हुई है इसमें, तो आप गौर से देख सकते हैं कि ये वो लाइनें हैं, ये BF, CF और CH, ये कंस्ट्रक्टेड लाइंस हैं। अगर इन लाइनों को यहाँ से हटा दें तो जो एक्चुअल फिगर है जो स्टेटमेंट के साथ मैच करती है वो ये होगी कि एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, और इस ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स है वो है वर्टेक्स A पे बनने वाला एंगल, वर्टेक्स B पे बनने वाला एंगल और वर्टेक्स C पे बनने वाला एंगल जो यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। ये इंटीरियर एंगल्स होंगे। इंटीरियर एंगल्स ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स मौजूद होते हैं उन्हें इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होता है जो ट्राइंगल के हदूद से बाहर होता है। उसकी जो क्या कहते हैं इसको, जो बाउंड्री वॉल है, ठीक है ना, उससे जो बाहर होती है उन्हें हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। जिस तरह सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है जो उसकी बाउंड्री वॉल होती है, इसी तरह यहाँ जो इसकी जो बाउंड्री वॉल है ट्राइंगल ABC, इससे जो बाहर बनने वाला ट्राइंगल है, जो एंगल है, उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर दो एंगल्स हैं, 3 और 4। ये दोनों एंगल्स मिलकर इस ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं। वैसे तो यहाँ इस वर्टेक्स B पर भी अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो वहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। वर्टेक्स A को भी अगर आप प्रोसीड कर दे, इसकी लेंथ को बढ़ा दे, तो एक एक्सटीरियर एंगल इस वर्टेक्स पे भी बन सकता है। बहरहाल इस फिगर में इस वर्टेक्स C पर एक एक्सटीरियर एंगल दिखाया गया है, ठीक है ना, जो कि इस ट्राइंगल ABC के पैरामीटर से बाहर है। ठीक है ना, दो एंगल्स यहाँ पे नज़र आ रहे, 3 और 4। इन दोनों को सम करेंगे तो ये बनेगा एक एक्सटीरियर एंगल। थ्योरम की स्टेटमेंट ये कह रही है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है 3 और 4 को आप मिला के एक साथ, एक्सटीरियर एंगल जो वर्टेक्स C पे बन रहा है वो इस एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है कौन से होंगे, A और B। अपोजिट का मतलब है बिल्कुल आमने सामने। तो आप देखिए इस एक्सटीरियर एंगल यानी 3 और 4 के सामने एंगल A और एंगल B है जो कि इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है। थ्योरम ये कह रहा है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल वर्टेक्स C पे बनने वाला है ये एंगल A से भी बड़ा है और एंगल B से भी बड़ा है। ठीक है ना, अगर आप इसको मुआवजना करें तो जो एक्सटीरियर एंगल C है ये एंगल A से भी बड़ा होगा और एंगल B से भी बड़ा होगा। ठीक है ना, तो वाज़े आपको नज़र आ रहा है कि ये जो बनने वाला एंगल है ये तकरीबन 90 डिग्री से भी अबव है, जबकि इस ट्राइंगल के वर्टेक्स A और B पर बनने वाले दोनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हैं। तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है ये चीज़, लेकिन अब हमें इसे वेरीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं। इनिशियल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दी थ्योरम की कि एक ट्राइंगल है ABC और इस ट्राइंगल के वर्टेक्स C पर आप सिंपली इस लाइन को बढ़ा दें तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल आपके पास बन जाएगा। ठीक है, जिसे इस वक्त नाम दिया गया है 3 और 4। ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स AB जो एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल्स हैं इनसे बड़ा है।
अच्छा, आपको पता है थ्योरम की जो कंडीशन है, पहले गिवन जो चीज़ें गिवन होती है वो आपने लिखनी होती है। तो गिवन में क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल ए सी डी, गौर से देखिए एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, ए सी डी। आपको पता है इन अल्फ़ाबेट में जो मिड अल्फ़ाबेट है सी, एंगल उसी पे बना हुआ है, उसी की बात हो रही है। वैसे तो डी पर भी एंगल, डी पे तो नहीं, ए पर भी एंगल है, लेकिन जो सेंटर में होता है अल्फ़ाबेट उसी पर बनने वाले एंगल की बात हो रही होती है। तो यहाँ एंगल सी पर बनने, सॉरी वर्टेक्स सी पर बनने वाले एंगल की बात हो रही है। गिवन में ये लिखा है एंगल ए सी डी इज़ एन एक्सटीरियर एंगल। ये जो आप देख रहे हैं जिसे मैंने 3 और 4 से नोट किया है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का। एंड एंगल ए एंड एंगल बी आर इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, जबकि एंगल ए और एंगल बी एक्सटीरियर एंगल सी के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। ये चीज़ें गिवन है आपके पास। अच्छा, साबित क्या करना है अपने टू प्रूफ, आपने ये साबित करना है मेजर एंगल ए सी डी, यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल सी है इज़ ग्रेटर देन एंगल ए एंड मेजर एंगल ए सी डी इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल बी। यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये एंगल ए से भी बड़ा है और एंगल बी से भी बड़ा है, ये आपने साबित करना है। इस थ्योरम को साबित करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा। वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रेड लाइनों से वो की गई है। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा है लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इस कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप साइड ए सी की मिड पॉइंट को आप यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब मिड पॉइंट कंपास से भी हो सकता है, आपको याद होगा वो जो हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, या फिर सिंपल आप स्केल उठाएं, इस लाइन ए सी को मेजर करें। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 2.5 सेंटीमीटर पे एक छोटा सा कट लगा यहाँ पे। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर इसका हाफ होगा। बहरहाल आप किसी भी तरह से इस लाइन ए सी का हाफ फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, लेट ई बी द मिड पॉइंट। आपने जो मिड पॉइंट फाइंड किया ए सी का उसे नाम देंगे ई, ठीक है ना। मिड पॉइंट ऑफ ए सी ज्वाइन बी टू ई, फिर आपने इस वर्टेक्स बी को ज्वाइन करना है इस पॉइंट ई के साथ जो कि ए सी का मिड पॉइंट है, एंड प्रोसीड इट टू पॉइंट एफ। और फिर आपने इसको लाइन को यहीं से आगे की तरफ बढ़ाना है और इस पॉइंट को नाम देना है पॉइंट एफ। कितना बढ़ाना है, सच दैट ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ई। जितनी लेंथ बी ई की होगी उतनी ही लेंथ आपने ई एफ की रखनी है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बी ई को जब आप मेजर करते हैं ये बन रहा है 3 सेंटीमीटर, तो ई एफ यानी इसी लाइन बी ई को आगे कितना आप प्रोसीड करेंगे 3 सेंटीमीटर तक, ताकि बी ई और ई एफ वो कॉन्ग्रुएंट हो, एक जैसी लेंथ के इक्वल हो। उसके बाद ज्वाइन एफ एंड सी। अब ये जो लाइन बाहर आपने प्रोसीड की है, ठीक है ना, इस पॉइंट एफ को आप इस पॉइंट सी के साथ ज्वाइन कर देंगे। और आगे आपने क्या करना है, ज्वाइन एफ एंड सी, और उसके बाद प्रोसीड ए सी टू मेक एन एक्सटीरियर एंगल बी सी एच। अब आप इस लाइन ए सी को इसी डायरेक्शन में मज़ीद थोड़ा सा आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, इसे मज़ीद प्रोसीड करेंगे, जिससे क्या होगा, एक और एंगल बन जाएगा। कौन सा एंगल, ए सी एच। ये वाला एंगल जिसे मैं आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर इस ब्लू इंक से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एंगल। जब तक आप इस सी एच लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे एंगल तो नहीं बन सकता। तो एंगल ए सी एच को कंप्लीट करने के लिए आप लाइन ए सी को प्रोसीड करेंगे, थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ाएंगे, और इस जहाँ तक आपने इसकी लेंथ बढ़ाई इसको आप नाम देंगे पॉइंट एच। तो क्या लिखा आपने कंस्ट्रक्शन में, प्रोसीड ए सी टू मेक एन एक्सटीरियर एंगल बी सी एच। 2 एक्सटीरियर एंगल्स बने, एक ये ऊपर 3-4 और एक नीचे एंगल वर्टेक्स सी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। अब आते हैं इसकी वेरिफिकेशन की तरफ। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं इसमें, आप गौर करें कि ये जो एंगल 3 और 4 है यानी ऊपर वाला एंगल, और सी के नीचे जो बनने वाला एंगल है यानी ए सी एच, क्या ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है या नहीं? बिल्कुल है। और आप जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये पिछले थ्योरम में हमने वेरीफाई भी किया इस बात को। तो जहन में रखें कि ये जो ब्लू लाइन से एंगल बना है यानी एंगल ए सी एच, और 3 और 4 एंगल यानी एंगल ए सी डी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, जिसका मतलब है ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। अब आते थोड़ा सा आगे की तरफ, मैं यहाँ इस फिगर को दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे इस फिगर को स्क्रीन को बार बार स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप नहीं करना पड़े। थोड़ा सा आपने यहाँ पे एहतियात करनी है कि ये जो
लाइनें जो जो टेक्स्ट है, बल्कि मैं इसको वाइट कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ही नहीं रहे। हाँ, एक मिनट, ये मैं कहता ऐसे नहीं आप मिक्सअप कर दें। अब साथ में इस फिगर को देखते जाएं और साथ में हम प्रूफ लिखते हैं। आपको पता है अगला स्टेप है प्रूफ का, जहां आप 2 कॉलम्स बनाएंगे स्टेटमेंट्स और दूसरे कॉलम में लिखेंगे रीजंस। जो भी बात आप यहाँ पे करेंगे प्रूफ करने के लिए इस थ्योरम को, उसके साथ उसके लिए आपको एक रीज़न भी देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बने हैं। आपको मैंने बताया था कि ये जो डॉटेड लाइंस है ये कंस्ट्रक्शन है सॉरी और ये जो रेगुलर लाइंस है जो डॉटेड नहीं है ये ओरिजिनल फिगर है। थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन भी की हमने इस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए। गौर करें 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक है AEB ये वाला ट्राइंगल और दूसरा इसके बिल्कुल सामने EFC या CEF। 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने लिखा है इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल AEB, कौन सा है AEB ये ट्राइंगल, ठीक है ना, और दूसरा CEF ये दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है CEF। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम सिमिलैरिटी फाइंड करते हैं। इस चीज़ के लिए हम क्या लिखेंगे, इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल AEB एंड CEF। इन दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी मिल रही है हमें। कैसे? मैंने आपसे कहा ना, जब आप लाइन को BE तक आपने ज्वाइन किया पॉइंट E को, जो कि AC का मिड पॉइंट था, जब आपने इसे B के साथ ज्वाइन किया फिर आगे आपने क्या किया, आपने इस लाइन को प्रोसीड किया। कितना प्रोसीड किया? जितनी लेंथ BE की थी उतनी ही लेंथ आपने EF की रखी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों ट्राइंगल के साइड BE और EF एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुए या नहीं हुए? इनकी लेंथ सेम है। तो इसीलिए मैंने EF की लेंथ उतनी ही रखी जितनी की BE की थी, ताकि आगे मैं इनमें मुमासिलत यानी सिमिलैरिटी फाइंड कर सकूं। तो मैंने लिखा है इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ दीज 2 ट्राइंगल्स साइड AE इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CE। ठीक है ना, कौन सी साइड है AE और CE, ठीक है ना, ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? कैसे? मैंने आपसे क्या कहा कि आप AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे जिसे आप नाम देंगे E। अगर साइड AC का मिड पॉइंट E है तो AE और EC आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज ये जो पॉइंट E है ये AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जितनी लेंथ ऊपर AE की होगी उतनी ही लेंथ नीचे EC की होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CEF में एक साइड AE और CE आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये AE इज कॉन्ग्रुएंट टू CE। लेकिन ये बना कैसे? कंस्ट्रक्शन। जब तक आपने पॉइंट E यानी मिड पॉइंट ऑफ AC फाइंड नहीं किया था तब तक तो हम नहीं कह सकते ना कि AE और CE आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ही आपने मिड पॉइंट को यहाँ पॉइंट E से डिनोट किया तो अब हम कह सकते हैं कि AE और CE आपस में कॉन्ग्रुएंट है। लिहाजा रीजन में आप क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। जब हमने कंस्ट्रक्शन की तभी साइड AE और CE आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। आगे मूव करते हैं। हम चूंकि सिमिलैरिटी फाइंड कर रहे हैं ना इन दोनों ट्राइंगल्स में, ताकि हम ये इस नतीजे पर पहुंचे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो 3 चीज़ें वेरीफाई करनी होंगी आपको, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी फाइंड करनी होगी। पहली कॉन्ग्रुएंसी साइड AE और साइड CE की आपने वेरीफाई कर दी। अब आ जाए दूसरे पे। यहाँ 2 एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं जिन्हें मैंने नोट किया 1 और 2 से। क्या 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे या नहीं? ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। याद करें वो थ्योरम जहाँ पर 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। तो यहाँ पे वो थ्योरम की जो हमने वेरिफिकेशन की थी वो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसी तरह यहाँ ऊपर और नीचे पड़ने वाले एंगल्स भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे, बट यहाँ हमें रिक्वायर्ड है लेफ्ट और राइट, यानी एंगल 1 और 2। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीज़न क्या देंगे? बिकॉज दे आर वर्टिकल एंगल्स या वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये आप रीज़न यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, 2 चीज़ें तो यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है ट्राइंगल ABE और CEF में। एक और चीज़ बाकी है, अगर वो भी हम वेरीफाई कर सके तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। वो क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, इस डॉटेड लाइन BF को देखे, BE और EF जो इन दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स हैं, क्या इनकी लेंथ एक जैसे नहीं है? बिल्कुल एक जैसे है। तो आखिर में मैंने लिखा है BE और EF ये साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की क्या कॉन्ग्रुएंसी हमने सिमिलैरिटी फाइंड की?
दो साइड्स कौन कौन से, ए सी सी ई और बी ई ई एफ, ये दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, जबकि एंगल 1 और 2 जो इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, लिहाजा ये भी आपस में इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीन चीज़ें वेरिफिकेशन के लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने यहाँ पर लिख दी है। साइड बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई एफ। अब ये कंस्ट्रक्टेड लाइन है तो लिहाजा रीजन में आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के बाद ही ये हुआ ना, बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। अब तीन पॉइंट्स आपने वेरीफाई कर लिए तो आप आराम से कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। लो जी, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो जो आपने वेरीफाई नहीं किए वो साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मिसाल के तौर पर एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। इसी तरह जो बाकी साइड्स यहाँ पर रह चुके हैं जैसे एफ सी और ए बी, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। इसी तरह आप इस एंगल बी को देखें और एंगल एफ को देखें, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये वो चीज़ें साइड्स और एंगल्स हैं जो हमने वेरीफाई नहीं किए, लेकिन तीन पॉइंट्स हमने वेरीफाई किए, लिहाजा उसकी बुनियाद पर हम कहेंगे, उस पोस्टुलेट को हम अप्लाई करेंगे कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स के 3 पॉइंट्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, बाकी साइड्स या एंगल्स को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने लिखा देयरफॉर ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ, और रीजन में क्या लिखा, एस ए एस, दो साइड्स और एक एंगल इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है अकॉर्डिंग टू एस ए एस, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ये एक एग्रीमेंट है मैथ्स में। अब आगे मूव करते हैं, अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। जहन में रखिए पॉइंट क्या है कि एक्सटीरियर एंगल 3-4 इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड इज ग्रेटर देन एंगल बी। अच्छा, अब आते हैं इसकी तरफ। मैं थोड़ा सा फिगर को नीचे कर देता हूँ। अब आप देखें, अच्छा, एंड एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। अब चूंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए और एंगल 3 भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह एंगल बी और एंगल एफ भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट यहाँ पहले मैंने लिखा है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे और रीजन क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं मुताल्लिका, जैसे ए का जो मुताल्लिका है यानी ए जिस वर्टेक्स पर है दूसरे ट्राइंगल का वही वर्टेक्स सी होगा, बी जो वर्टेक्स है दूसरे ट्राइंगल का वही वर्टेक्स एफ होगा। तो ये है मुताल्लिका। जैसे एंगल 1 और 2 ये मुताल्लिका है, ठीक है ना। एंगल ट्राइंगल ए ई बी का एंगल 1 और ट्राइंगल सी ई एफ का एंगल 2 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है यानी मुताल्लिका एंगल्स हैं जो एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं यानी उसी साइड्स पर हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके लिए हम रीज़न में क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये पॉइंट अपने जहन में रखें कि जब भी आप दो ट्राइंगल्स को वेरीफाई करें और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, उसके बाद नाउ एंगल मेजर एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 3। चले यहाँ पे देखें, मैंने कहा मेजर एंगल ए सी डी, ये बड़ा एंगल, ठीक है। मैं यहाँ पेन से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये बड़ा एंगल, ठीक है, जो यहाँ पे बन रहा है, ये जो 3 और 4 को मिला के बना हुआ है, इस एंगल को हम नाम देंगे ए सी डी, ठीक है ना। ये एंगल बड़ा है एंगल 3 से, बिल्कुल। एंगल 3 तो एक छोटा सा एंगल है, जबकि ये जो रेड लाइन वाली एंगल है यानी ए सी डी, ये तो 3 और 4 का मजमुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंगल 3 35 डिग्री है और एंगल 4 भी 35 डिग्री है तो 35 + 35 70, यानी एंगल ए सी डी 70 डिग्री होगा, जबकि एंगल 3 सिर्फ 35 डिग्री है। तो ऑफ कोर्स मेजर एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 3, ठीक है ना। ये जो एंगल ए सी डी है ये एंगल 3 से बड़ा होगा, और साथ में मैंने यही रीज़न लिखी है बिकॉज मेजर एंगल ए सी डी इज द सम ऑफ एंगल 3 एंड 4। एंगल 3 से बिल्कुल बड़ा होगा क्योंकि ये जो एंगल ए सी डी है ये तो 3 और 4 का सम है, इन दोनों को जमा करेंगे तब जाके ए सी डी के मेजर एंगल ए सी डी बनेगा। अच्छा, अब आ जाए, पहले को मैंने इक्वेशन दिया 1 और दूसरे स्टेटमेंट को नाम दिया इक्वेशन 2। 1 में ये कहा कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 बिकॉज दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फिर मैंने लिखा कि जो एंगल सी है वो ए सी डी है
वो ग्रेटर देन एंगल 3 है। वाई? बिकॉज एंगल सी इज द सम ऑफ एंगल 3 एंड 4। उसके बाद अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूं, जहां पर मेजर एंगल ए सी डी जो है वो एंगल 3 से बड़ा है और वहीं पर एंगल ए जो है वो एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या हम कह सकते हैं कि मेजर एंगल ए सी डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन मेजर एंगल ए? यानी यहाँ गौर करें, ये है वो टेक्निकल पॉइंट जहाँ से एक हिस्सा थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। गौर से देखें, आपने ये कहा पहले हिस्से में कि एंगल ए और एंगल 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ये दोनों एंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी 3 और ए आपस में इक्वल है। अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल 3 भी 60 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाल में दे रहा हूँ, मेजर तो मैंने नहीं किया है। फिर आपने ये कहा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल ए सी डी है ये एंगल 3 से बड़ा है। अच्छा, अगर ये एक्सटीरियर एंगल ए सी डी है ये 3 से बड़ा है तो इसका मतलब ये होगा कि यही एक्सटीरियर एंगल ए सी डी एंगल ए से भी बड़ा होगा, बिकॉज एंगल 3 एंगल ए के इक्वल है और एंगल सी एंगल 3 से चूंकि बड़ा है तो इसीलिए एंगल सी एंगल ए से भी बड़ा होगा, क्योंकि ए और 3 तो 60-60 के हैं, जबकि सी अगर फ़र्ज़ करें ये भी 60 है और बाहर 4 भी 60 है, तो फिर इस सूरत में तो एंगल सी 120 के इक्वल हुआ। तो लिहाजा अगर एंगल सी 3 से बड़ा है और 3 ए के इक्वल है तो इसका मतलब है कि एंगल सी एंगल ए से भी बड़ा होगा। और यही थ्योरम का पहला हिस्सा है जहां हमने कहा कि एक्सटीरियर एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल ए एंड इज़ ग्रेटर देन एंगल बी। ये वो छोटी सी मामूली सी वारदात का है इसको, या टेक्निकल स्टेप का है, जिसमें ये साबित हो गया कि एंगल सी जो है वो एंगल ए से बड़ा है। आपको समझ आ चुका होगा कि हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने साबित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि मैं ये कह सकूं कि इस ट्रायंगल ए ई बी का एंगल ए और ट्रायंगल सी ई एफ का एंगल 3 ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। चूँकि ये जो एक्सटीरियर एंगल सी है यानी ए सी डी एंगल सी 3 से बड़ा है, लिहाजा यही एंगल ए से भी बड़ा होगा। यानी थ्योरम का पहला हिस्सा बड़ा प्रूफ हो गया कि एक्सटीरियर एंगल सी जो है वो एंगल ए से बड़ा है। अब प्रूफ करते हैं कि यही एक्सटीरियर एंगल सी एंगल बी से भी बड़ा है। अब ज़रा मुलाहिजा कीजिए, आगे मैं फिगर को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। फिगर यहाँ बाकी उसके साथ थोड़ा मिक्सअप कर रहा है, तो यहाँ पे एक मिनट में इसको थोड़ा वापस ये, ठीक है ना। अब ज़रा गौर करें, यहाँ तक तो हो गया फ्रॉम 1 and 2 मेजर एंगल ए सी डी इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल ए। अब आ जाए कि ये साबित करने के लिए कि एंगल सी भी एंगल बी से बड़ा है। सिमिलरली मेजर एंगल बी सी एच कौन सा है? ये बी सी और एच। मैं इस फिगर को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ओहो, हाँ ये ठीक है ना। हाँ अब नज़र आ रहा है फिगर थोड़ा सा जी। अब दोबारा देखें, सिमिलरली मेजर एंगल बी सी एच कौन सा है? ये बी सी एच बिल्कुल नीचे बनेगा। मैं पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ ये, ठीक है ना। ज़रा एक चीज़ का मुशाहिदा करें यहाँ पे कि एंगल ए सी डी और एंगल बी सी एच, क्या ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है या नहीं? बिल्कुल है। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो क्या ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे या नहीं? बिल्कुल इक्वल होंगे। इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखें, ठीक है ना, जो कि आप पढ़ भी चुके हैं इसको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इनफैक्ट इस चीज़ को हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया था कि 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो हमने ये लिखा है कि सिमिलरली मेजर एंगल बी सी एच इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ए बी सी, ठीक है ना, सॉरी ग्रेटर देन मेजर एंगल ए बी सी। अच्छा, यहाँ पे बी सी एच ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है और ये ग्रेटर है मेजर एंगल ए बी सी। किसकी बात हो रही है? ए बी सी यानी एंगल बी। इस वक्त आप कंपेयर कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल सी को इंटीरियर एंगल बी के साथ, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ इसमें आसानी से बता देता हूँ। चलिए ये देखें, फिर इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन पे आते हैं। मैं औरल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये बात तो आप साबित कर चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल सी इज़ ग्रेटर देन इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल ए, ठीक है ना। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल सी जो है यानी बी सी एच जो है वो ए सी डी का वर्टिकल अपोजिट एंगल है?
ठीक है ना। तो अगर ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। जितना ये है उतना ये होगा। तो अगर ये भी एक्सटीरियर एंगल है, मैं बी सी एच की बात कर रहा हूँ, और एक्सटीरियर एंगल ए सी डी ऑलरेडी एंगल बी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटीरियर एंगल बी सी एच एंगल बी से बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर बी सी एच बी से बड़ा है तो इसका मतलब है ए सी डी बी से बड़ा होगा, एंगल बी से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल है। एंगल ए सी डी और एंगल बी सी एच ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर बी सी एच एंगल बी से बड़ा है तो इसका मतलब होगा ए सी डी भी एंगल बी से बड़ा होगा। और यही थ्योरम का दूसरा हिस्सा है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें मर्ज हो रही है, लेकिन अगर आप तवज्जो से गौर करें इस पर तो आई होप 2-3 दफ़ा के बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी। यहाँ मैंने लिखा है कि सिमिलरली एंगल बी सी एच इज़ ग्रेटर देन मेजर एंगल ए बी सी। ये जो एंगल बी सी एच है एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल बी से बड़ा है। अभी हमने साबित किया यहाँ पर कि जो एक्सटीरियर एंगल सी है वो एंगल ए से बड़ा है। तो लिहाजा इस बात को यहाँ वेरीफाई दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। एंगल बी सी एच इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन एंगल बी, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये बड़ा है इससे, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। तो इसका मतलब ये होगा बट एंगल ए सी डी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी सी एच। अभी जो मैंने आपसे कहा कि अगर बी सी एच एंगल बी से बड़ा है तो इसका मतलब ये होगा ए सी डी भी एंगल बी से बड़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बट एंगल ए सी डी इज सॉरी, यहाँ पर साइन मैंने ग्रेटर का डाल दिया, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। मैं इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा हूँ, ये रेड, ठीक है ना। ए सी डी मैंने मिक्स कर दिया स्टेप यहाँ पे, इसके लिए माजरत। पूरा ऊपर वाला जो स्टेटमेंट था वो तो आपको समझ आ गया ना कि एक्सटीरियर एंगल बी सी एच इज़ ग्रेटर देन वर्टिकल एंगल बी, ठीक है ना। फिर उसके बाद बट एंगल ए सी डी इज़ इक्वल टू एंगल बी सी एच, ठीक है ना। ये देख रहे हैं ए सी डी यानी ये रेड वाला ऊपर और बी सी एच ये रेड वाला नीचे एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं? बिल्कुल इक्वल है। क्यों? रीज़न में आप लिखेंगे बिकॉज दे आर वर्टिकल एंगल्स। तो अब वही बात आ जाती है, अगर एंगल बी सी एच एंगल बी से बड़ा है और एंगल बी सी एच एंगल ए सी डी का वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो इसका मतलब है कि एंगल ए सी डी भी एंगल बी से बड़ा होगा। ये दोनों तो सेम है। अगर ये पहला एंगल बी से बड़ा है तो दूसरा चूंकि पहले के इक्वल है तो इस दूसरा भी एंगल बी के ही इक्वल सो ग्रेटर होगा, यानी ए सी डी भी एंगल बी से ग्रेटर होगा। और यही थ्योरम के दूसरे हिस्से की वेरिफिकेशन है, ठीक है। क्या लिखा है? बट ए सी डी इज इक्वल टू बी सी एच बिकॉज दे आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल। और जब आप इन दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं इक्वेशन 4 और 5 को, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल बी सी एच ए बी सी से बड़ा है और बी सी एच ए सी डी के इक्वल है तो एंगल ए सी डी भी एंगल बी से बड़ा होगा। थ्योरम के पहले हिस्से में आपने ये वेरीफाई किया कि मेजर एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन मेजर एंगल मेजर एंगल ए, इसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरे हिस्से में वेरीफाई किया मेजर एंगल ए सी डी इज आल्सो ग्रेटर देन मेजर एंगल बी। तो यही तो रिक्वायर्ड था आपके पास, जो आपने रिक्वायरमेंट में यहाँ पे लिखी हुई थी कि प्रूफ क्या करना है। मैं इसको दोबारा ब्लैक कर देता हूँ ताकि वो स्टेटमेंट विजिबल हो, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन है, ये गिवन है, प्रूफ ये साबित करना है ना कि एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए एंड एंगल ए सी डी इज आल्सो ग्रेटर देन एंगल बी, ठीक है ना। तो ये पहले हिस्से में आपने ये वेरीफाई किया कि ए सी डी इज ग्रेटर देन ए, दूसरे हिस्से में आपने ये वेरीफाई किया कि ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम था, लेकिन अगर आप इसको 1-2 दफ़ा देख लें गौर से, बाकी कंस्ट्रक्शन का भी मैंने आपको बता दिया कि ये इनिशियल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसे एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे ए बी सी और फिर इस बी सी को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, यहाँ आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है ना। टाइम ज़्यादा लगा, मेरी कोशिश थी कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसको समझा दूं। और ये इन थ्योरम्स में सबसे बड़ा थ्योरम यही था, बाकी छोटे छोटे थ्योरम्स हैं जो बहुत ही सिंपल है। आते हैं थ्योरम नंबर 7 की तरफ। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन्स such that the pair of alternate angles are congruent then the lines are parallel। अच्छा, ये ट्रांसवर्सल की बात अगर हो रही है तो आप रिकॉल करें चैप्टर नंबर 7 को, जहां हमने ट्रांसवर्सल एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स की बात की थी हमने। तो थ्योरम ये कह रहे हैं कि अगर एक ट्रांसवर्सल 2 लाइनों को
इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे आप देख रहे हैं लाइन एल एम एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो पैरेलल या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। चैप्टर 7 में इसको डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ अ ट्रांसवर्सल एल एम intersects two lines such that the pair of alternate angles are congruent, then the lines are parallel। यहाँ पे दो लाइनें हैं, एक है ए बी और दूसरी है सी डी। यहाँ एक ट्रांसवर्सल है एल एम जो इन दोनों लाइनों ए बी और सी डी को पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थ्योरम ये कह रहे हैं कि अगर एंगल 1 और 2 जो कि अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? अल्टरनेट। चैप्टर 7 में हमने यही कहा था ना कि दो पैरेलल लाइंस के अंदर अगर एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट पे हो और दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के राइट पे हो तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। सो अगर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो इसका मतलब है लाइन ए बी और लाइन सी डी आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। ये बताना है आपने। गिवन क्या है कि एक ट्रांसवर्सल है एल एम जो लाइन ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये लाइनें पैरेलल है या नहीं, लेकिन ये कहा गया है कि 1 और 2 जो है वो अल्टरनेट एंगल्स है। अगर 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है लाइन ए बी और सी डी पैरेलल होंगे। तो भाई अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है 1 और 2, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल तो तभी बनते हैं जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे। अगर लाइनें ही पैरेलल ना हो तो फिर एंगल 1 और 2 तो कॉन्ग्रुएंट एंगल बन ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये बड़ा ही एक मतलब एक इसके अंदर छुपी एक ऐसा नुक्ता है जो इस थ्योरम को वेरीफाई करता है। याद रखिए, एक ट्रांसवर्सल पे बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स तभी इक्वल होंगे जब वो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करें। अगर लाइनें ही पैरेलल ना हो तो फिर तो वो ट्रांसवर्सल ही नहीं रहा। ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन यही थी ना कि एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे डिफरेंट पॉइंट्स पे, ठीक है ना। तो थ्योरम दरअसल सही है, लेकिन आपने इसको लॉजिकली प्रूफ करना है। मैं कहूँगा कि एंगल 1 और 2 अल्टरनेट एंगल्स हैं और लाइन ए बी और सी डी भी पैरेलल लाइंस है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हमेशा पैरेलल लाइंस पर ही बनती है अगर उन लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। ये हो ही नहीं सकता कि ये पैरेलल लाइंस नहीं हो और आप कहें कि एंगल 1 और 2 अल्टरनेट है। थ्योरम एक तरफ कह रहा है कि 1 और 2 अल्टरनेट है, दूसरी तरफ कह रहा है कि साबित करो कि ए और बी और सी और डी पैरेलल लाइंस है। तो भाई अगर 1 और 2 अल्टरनेट एंगल्स है तो डेफिनेटली ए और बी पैरेलल्स होंगी। ये हो ही नहीं सकता कि ए और बी पैरेलल ना हो और आप कहें 1 और 2 अल्टरनेट है। नहीं, अगर ये पैरेलल नहीं है तो 1 और 2 अल्टरनेट नहीं हो सकती। ए बी और सी डी पैरेलल होंगी तभी एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल होगा। ये तो इसकी थोड़ी सी ओरल वेरिफिकेशन थी। अब आते हैं लॉजिकल वेरिफिकेशन की तरफ, ठीक है ना। मैंने लिखा है गिवन, आपके पास क्या गिवन है? एक ट्रांसवर्सल है एल एम। मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं, यहाँ देखिए ट्रांसवर्सल पर मैंने डबल एरोज लगाई, इसीलिए जब इस लाइन को लिखेंगे तो इस पर भी डबल एरोज लगाएंगे। एल एम इंटरसेक्ट्स लाइन ए बी एंड सी डी। ए बी के भी डबल एरोज है और सी डी के भी, तो आप इसको इस तरह डबल एरोज से डिनोट करेंगे। एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली सच दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। कह रहे कि गिवन ये है कि दो लाइनें हैं, अभी तक इसको पैरेलल नहीं कहेंगे, एक्चुअली है पैरेलल, ए बी और सी डी, और एक ट्रांसवर्सल है एल एम जो ए बी और सी डी को पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये जो आप डॉटेड लाइंस देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्टेड लाइन है। इनिशियल फिगर क्या होगा अगर आप इन डॉटेड लाइंस को यहाँ से हटा दें? दो लाइनें ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पेपर में सिर्फ ये स्टेटमेंट गिवन होती है, फिगर भी आपने खुद ड्रॉ करना होता है। आप क्या करेंगे? दो लाइनें ड्रॉ करेंगे ए बी और सी डी, और उस पर एक ट्रांसवर्सल खींचेंगे एल एम। डेफिनेटली दो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे 1 और 2। नाम से परेशान मत हो कि आपने ये याद रखना है कि इसको ए बी, इसको सी डी, कुछ भी दे, इसको पी क्यू, इसको एम एन दे दें, ट्रांसवर्सल को आप दे दें आर एस दे दें, ठीक है ना। एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे दे दें, पॉइंट पी क्यू को दे दें ए बी, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आप पॉइंट्स के नाम रखें। आगे चलें, साबित क्या करना है? आपने ये साबित करना है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल लाइंस का सिंबल है। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करना है? सबसे पहले सपोज दैट ए बी इज़ नॉट पैरेलल टू सी डी। थ्योरम का यही मतलब हुआ ना, अगर ये दोनों लाइनें
थ्योरम कह रहे कि साबित करे कि पैरेलल है, तो इसका मतलब है अब तक यही कहा जा रहा है ना कि ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। तो मैंने यही लिखा है ना, सपोज दैट ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी, थ्योरम के मुताबिक, ठीक है ना। थ्योरम ने अभी तक तो ये नहीं कहा है कि ये पैरेलल है, आपसे पूछा है ना साबित करें, तो अगर ये साबित करना है तो इसका मतलब है अब तक ये पैरेलल नहीं है। तो मैंने लिखा है सपोज दैट ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल ना हो तो क्या होगा, देन द लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये दोनों लाइनें आकर किसी एक नुक्ते पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। यानी पैरेलल लाइंस वो होती है जो कभी भी मीट नहीं करे किसी भी एक पॉइंट पे, बिल्कुल सीधी चले। तो अगर हम कहें कि सपोज दैट कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये किसी पॉइंट पे जाके मीट करेंगी ना, तो ये आपका पहला कंस्ट्रक्शन होगा। आप बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और डी से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो दोनों आके एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को आप नाम देंगे ओ। नॉन पैरेलल है ना आपने कहा सपोज दैट, तो फिर डेफिनेटली किसी पॉइंट पर मीट करेंगी ना, उस पॉइंट को आप नाम देंगे ओ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एंड मेक अ ट्राइंगल पी क्यू ओ, आपने एक ट्राइंगल बनाना है पी क्यू ओ। वो कैसे बनेगा, आप पॉइंट क्यू को ज्वाइन करेंगे पॉइंट ओ के साथ और पॉइंट पी को भी ओ के साथ डॉटेड लाइन के जरिए ज्वाइन करेंगे, एक ट्राइंगल बन गया आपके पास। यानी कौन सा, पी ओ क्यू, ये ट्राइंगल आपके पास बन गया, ये पी ओ क्यू, ठीक है ना। आपने ट्राइंगल बना दिया। अब आ जाए प्रूफ और स्टेटमेंट्स और रीज़न की तरफ। तो मैं इस फिगर को भी यहाँ पे कॉपी करके नीचे रख देता हूँ ताकि आपको मैं दोबारा स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन ना करूँ। अच्छा, ये फिगर है आपके पास, ठीक है ना, ये नज़र आ रहा है आपको। सबसे पहले मैंने लिखा है स्टेटमेंट्स में इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, आपने एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाया ना पी क्यू ओ या ओ पी क्यू या क्यू ओ पी, जैसा भी पढ़ना चाहे आप। एंगल 1 इज एक्सटीरियर वाइल द एंगल 2 इज अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसको देखिए गौर से कि एंगल 1 जो है क्या इस ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, यानी वर्टेक्स पी पे, तो ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। जबकि एंगल 2 इस ट्राइंगल के वर्टेक्स क्यू पर अंदर बनने वाला एंगल है, यानी बिल्कुल इसमें आप देख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो इस ट्राइंगल पी क्यू ओ का एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 2 जो है वो इस एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी इसके सामने बिल्कुल। इसी तरह ये एंगल ओ, ये भी इस एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल होगा। लेकिन अभी हमने ये पढ़ा इससे पहले वाले थ्योरम में कि एंगल 1 जो कि एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल क्यू इंटीरियर और एंगल ओ जो दूसरा इंटीरियर एंगल है इनसे बड़ा होगा। अभी हम ये वेरीफाई कर चुके हैं, ठीक। तो मैंने इसमें लिखा है इन ट्राइंगल पी क्यू ओ एंगल 1 इज एक्सटीरियर वाइल द एंगल 2 इज अपोजिट इंटीरियर एंगल। बिल्कुल आप देखिए 1 ट्राइंगल से बाहर है, एक्सटीरियर एंगल होगा, और 2 ट्राइंगल के अंदर है, ये इंटीरियर एंगल होगा। अच्छा, फिर मैंने थ्योरम का यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है, अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम 6। ये जो अभी इससे पहले जो थ्योरम पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था ना हमने कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो रीज़न में आप ये लिखेंगे अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है ना। 6 लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लिखे थ्योरम, या आप यूँ सिंपल लिखे कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जो आप लिखना चाहें। अच्छा, अब आगे चलते हैं अगले स्टेटमेंट में, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्वेश्चन तो यही कह रहे हैं ना कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉन्ग्रुएंट एंगल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, स्टेटमेंट में वाजे लिखा हुआ है, ये देखिए गिवन में, सच दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। स्टेटमेंट तो ये कह रही है थ्योरम की कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। तो यहाँ मैं वो रीज़न भी लिखूंगा यहाँ पर कि गिवन है हमें कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। जबकि ऊपर मैंने ये कहा जब मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ जहाँ एंगल 1 एक्सटीरियर बनता है और एंगल 2 इंटीरियर बनता है, तो उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। जबकि हमें थ्योरम में ये कहा गया है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। तो ये तो दो मुख्तलिफ बयानात हुए ना। या तो ये सही होगा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से ग्रेटर है, या तो ये बात सच हो सकती है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। किसको आप सही मानेंगे? अगर आप ये बात मानते हैं कि एंगल 1 जो है
वो एंगल 2 से ग्रेटर है, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि एक ट्राइंगल है PQO। तो फिर थ्योरम की बात गलत हो जाती है जिसने ये कहा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आप बात को समझ रहे हैं ना? ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये बात सच साबित हुई कि एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है, लिहाजा इट्स ग्रेटर देन एंगल 2 बिकॉज एंगल 2 इंटीरियर एंगल है। ये भी गलत नहीं है, लेकिन थ्योरम में जो कहा गया है वो इस बात के अगेंस्ट जा रही है। थ्योरम में वाज़े कहा गया है कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो सकता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो बात कही, सपोज जो हमने किया था शुरू में, ये कंस्ट्रक्शन में कहाँ गया, यहाँ पे इसके नीचे छुप गया, ये सपोज दैट ये बात। या यहाँ जो हमने कहा कि अगर जो लाइन AB और लाइन CD पैरेलल नहीं है, अगर ये पैरेलल नहीं है तो फिर सिचुएशन ये बनेगी कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, अगर पैरेलल नहीं है। ठीक है ना? अगर पैरेलल नहीं है तो ये बात हो ही नहीं सकती कि 1 इज इक्वल टू 2, नो 1 इज ग्रेटर देन 2। लेकिन अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर आप ये बात मान ले कि 1 इज इक्वल टू 2 तो फिर लाइन AB और लाइन CD पैरेलल होंगे। अगर आप ये बात माने कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2 तो फिर लाइन AB और लाइन CD जो है वो पैरेलल नहीं होंगे। तो आप खुद डिसाइड करें कि कौन सी स्टेटमेंट आप सही लेंगे। यही लेंगे ना कि 1 इज इक्वल टू 2। अगर 1 इज इक्वल टू 2 तो AB इज पैरेलल टू CD, ऑटोमेटिकली थ्योरम प्रूफ हो गया। तो तीसरे स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा if angle 1 is equal to angle 2 which is given in the statement of the theorem, therefore our supposition that that line AB is not parallel to CD is wrong। जो हमने ये कहा था ना कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि लाइन AB और CD पैरेलल नहीं है, वो हमारा जो मफरूज़ा था वो गलत साबित हुआ। ठीक है ना? हमारे मफरूज़े के मुताबिक तो 1 इज ग्रेटर देन 2, जबकि थ्योरम कह रहा है कि 1 इज इक्वल टू 2। तो अगर 1 2 के इक्वल है तो इसका मतलब है AB जो है वो CD के पैरेलल है। ठीक है ना? हम अपनी जो सपोजिशन है वो हमारी यहाँ पे आके गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारा बयानिया तो स्टेटमेंट के बयानिए से मैच ही नहीं कर रहा। हमारा बयानिया तो इक्वेशन 1 है, जबकि थ्योरम का बयानिया तो इक्वेशन 2 है। तो लिहाजा हम थ्योरम के बयानिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमने जो बात सपोज की थी वो गलत साबित हुई। तो आखिर में हम क्या कहेंगे कि अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो देयरफॉर AB जो है वो CD के पैरेलल होगा। अगर 1 ग्रेटर देन 2 है तो फिर AB CD के पैरेलल नहीं होगा। थ्योरम ने कहा इक्वल है तो फिर ये साइड्स भी आपस में पैरेलल होंगे। बहुत ही छोटा थ्योरम है, लेकिन बहुत ही टेक्निकल अंदाज में इसको वेरीफाई किया गया है। इसी को कहते हैं लॉजिक्स। ठीक है ना? तो इसको अगर आप 1-2 दफ़ा देख लें, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ नहीं आ रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ आ जाएगा। और रही बात कंस्ट्रक्शन की और इनिशियल ओरिजिनल फिगर की, वो भी मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि पहले आप इस तरह से फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ये भी मैंने समझा कि आपने कैसे करना है। पेपर में सिर्फ ये स्टेटमेंट गिवन होगी, फिगर, गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन ये आपने खुद करना है, इंक्लूडिंग प्रूफ, रीजन, स्टेटमेंट्स और रीज़न के। ये तभी होगा जब आप 1-2 दफ़ा इसको ज़ुबानी ओरल जो है वो करने की, पेज पे करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस थ्योरम के बाद एक कोरोलरी सामने आई है। एक बात साबित हो चुकी है। वो बात साबित क्या हो चुकी है? एक नतीजा हमने निकाला। वो नतीजा हमने ये निकाला, इफ़ अ लाइन इन अ प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स इन द सेम प्लेन देन द 2 लाइन्स विल बी पैरेलल। तो अब ये नतीजा निकला कि अगर 2 लाइनें हैं किसी प्लेन में ना, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, शेप्स पे आ जाता हूँ। यहाँ पर ये 2 लाइनें हैं किसी प्लेन पे, ठीक है ना। एक और लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। ये 2 लाइनें हैं। अगर एक तीसरी लाइन इन 2 लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा इंटरसेक्ट कर रही है कि परपेंडिकुलरली, ये देख रहे हैं आप, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये 2 लाइनें जो है वो आपस में पैरेलल लाइंस है। ठीक है ना? ये हमने इस थ्योरम को वेरीफाई करने के बाद नतीजा निकाला। अगर एक ही प्लेन पर एक ही जगह पे 2 लाइनें हैं और तीसरी लाइन उन दोनों लाइनों को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही, तो वो जो पहली 2 लाइनें होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। अच्छा भाई, थ्योरम नंबर 8 है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स। ये थ्योरम 7 के साथ मैच कर रहा है। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट एंगल सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। ये उस थ्योरम 7 के का अपोजिट है। वहाँ क्या कहा गया था? वहाँ कहा गया था कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है।
ये साबित करे कि लाइंस पैरेलल है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है। साबित करे कि अल्टरनेट एंगल्स 1 और 2, 3 और 4 आपस में इक्वल है। ज़रा थ्योरम के स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें। ऊपर वाली थ्योरम में ये कहा गया था, पहले वाले थ्योरम में, कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। साबित करे कि ए बी और सी डी लाइंस पैरेलल है। जबकि यहाँ पहले से ही कहा गया है कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। प्रूव दैट अल्टरनेट एंगल्स 1, 2, 3 एंड 4 आर इक्वल, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है ना, ये डिफरेंस है स्टेटमेंट्स में। तो फिगर तो वही है, दो पैरेलल लाइंस है ए बी और सी डी, और इसमें से एक ट्रांसवर्सल पास हो रहा है जो इन दोनों लाइनों को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर दो पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, पहला 1, दूसरा ये पूरा एंगल, ये सिर्फ एंगल 2 नहीं है, एंगल 2 सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे रेड पेन से, ठीक है ना। ये एंगल और एंगल 1 ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और 3 और 4 ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने साबित किया था कि अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। अभी अभी हमने थ्योरम 7 था यही कि अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो लाइंस पैरेलल होंगी। अब मैं इस स्टेटमेंट को उल्टा कर देता हूँ, अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये तो वेरीफाई हो चुका थ्योरम, लेकिन अब इसे मैं लॉजिकली वेरीफाई कर रहा हूँ रीजंस के साथ। आपने इसी तरह 2 लाइंस ड्रॉ करनी है और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करना है। इन एंगल्स से फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको कोई भी नाम दे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले गिवन में ये लिखा हुआ है कि लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर पैरेलल। देखिए गिवन में है ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। एल एम ये जो ट्रांसवर्सल है इंटरसेक्ट्स देम एट पी एंड क्यू। ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइंस को पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल 1, 2, एंगल 3, 4 आर द 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। साबित क्या करना है, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। अच्छा, ये जो एंगल 2 है ये पूरा यहाँ पर ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये एंगल 2 ही है, ठीक है ना। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बाद 2 एंगल्स बने ना, लेकिन एक्चुअली इस वक्त ये जो एंगल है जो 1 का अल्टरनेट है वो 2 है और 3 का अल्टरनेट 4 है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये साबित करना है हमने। अच्छा, साबित करने के लिए मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना चाहूँगा, ठीक है ना। सपोज दैट एंगल 1 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। उसी तरह ना जैसे उसमें हमने कहा था 7 में कि सपोज दैट ए बी इज़ नॉट पैरेलल टू सी डी। अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं है तो ये जाके किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी ना, इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। इसी तरह यहाँ का भी स्टार्ट मैंने यहीं पे लिया कंस्ट्रक्शन में। अगर एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। थ्योरम में साबित करना है कि लाइनें पैरेलल है, लेकिन ये भी साबित करे कि 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद लेट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। मैंने कहा कि फर्ज करे 1 और 2 जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, अल्टरनेट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है और फिर मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें एंगल 1 जो है, मैं इस फिगर को कॉपी करके नीचे रख देता हूँ क्योंकि मुझे बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है। ये मैंने कहा अगर एंगल, इसको थोड़ा सा शो कर देता हूँ, हाँ ये मैंने पहले लिखा है कि फॉर एग्जांपल एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन एंगल 1 जो है वो एंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ से मैंने पॉइंट क्यू से एक और लाइन ड्रॉ की जिसे मैंने कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया है, ठीक है ना। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ड्रॉ अ लाइन क्यू आर एट वर्टेक्स क्यू, ठीक है ना। या इसको छोड़ दें, डायरेक्ट फिगर ड्रॉ करें, वो खुद ही आपको डिस्क्राइब करता है कि आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है, स्पेशली जब आप इस कंस्ट्रक्शन को डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अगर एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यानी अल्टरनेट एंगल 1 अल्टरनेट एंगल 2 के इक्वल नहीं है, तो फिर मैंने ये कहा कि लेट्स से एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। कौन सा है पी क्यू आर? ये पी क्यू आर। ये जो छोटा सा एंगल देख रहे हैं ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ रेड से। ये 2 एंगल्स थे ना यहाँ पर, पहले ये बड़ा एंगल था, ये बड़ा एंगल एंगल 1 के अल्टरनेट है, लेकिन ये जो छोटा मैंने रेड जो एंगल ड्रॉ किया है ये इसके इक्वल तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इस लाइन क्यू डी को पूरा इंटरसेक्ट नहीं कर रहे ना, ये एंगल पूरा नहीं बन रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि चले हम ये मान लेते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल नहीं है।
लेकिन अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल नहीं है तो मैं लेट सपोज ये कहता हूँ कि एंगल 1 जो है वो इस छोटे से एंगल 2 के इक्वल है, ये मैंने कह दिया, ठीक है ना। यानी एंगल पी क्यू आर, ये छोटा सा एंगल कौन सा है, पी क्यू आर। बड़ा एंगल कौन सा है जो 1 के अल्टरनेट है, पी क्यू डी, ठीक है ना। पी क्यू डी जो है वो 1 का अल्टरनेट है, पी क्यू आर जो है वो 1 का अल्टरनेट नहीं हो सकता, लेकिन मैंने सपोज कर दिया। मैंने कहा कि चलिए कहते हैं 1 2 का अल्टरनेट नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि चलो ये कहते हैं कि 1 फिर एंगल पी क्यू आर का अल्टरनेट होगा, ठीक है ना। अब ये बात साबित करते हैं। साबित क्या करना है कि क्या जो पहली स्टेटमेंट एंगल 1 एंगल 2 के अल्टरनेट है, या ये साबित हो सकता है, या जो मैंने सपोज की है बात कि एंगल 1 जो है वो इस एंगल पी क्यू आर के अल्टरनेट है। इन दोनों में से एक बात सच साबित करनी है। अगर हम ये साबित कर सके कि 1 2 के यानी इस बड़े एंगल के अल्टरनेट है तो थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये वेरीफाई होती है तो फिर हमारी जो दूसरी बात है 1 जो है वो एंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये बात फिर हमारी गलत साबित हो जाएगी, जैसे ऊपर वाली केस में हुई थी। अब आ जाए इसमें प्रूफ के लिए स्टेटमेंट्स और रीज़न पे। मैंने सपोज किया कि एंगल 1 जो है वो एंगल पी क्यू आर के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, ये ठीक है ना। रीज़न में मैं क्या लिखूंगा, सपोज। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बी इज पैरेलल, सॉरी साइड ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ये कहूँ एंगल 1 एंगल पी क्यू आर के इक्वल है तो फिर लाइन ए बी और लाइन क्यू आर ये आपस में पैरेलल होंगी ना। इस बात को ज़रा पिछले थ्योरम के साथ कंपेयर करें। अगर दो एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो फिर वो जो दो पैरेलल लाइंस है जहाँ से ट्रांसवर्सल पास हो रहा है वो लाइनें पैरेलल होंगी ना। देखें, एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन क्यू आर है, छोड़ दे सी डी को, क्यू आर है। मैंने कहा एंगल 1 इस एंगल पी क्यू आर के अल्टरनेट है। अगर एंगल 1 एंगल पी क्यू आर के अल्टरनेट है तो फिर लाइन ए बी और लाइन क्यू आर पैरेलल होंगी। यही बात हुई थी ना अभी थ्योरम में कि अगर दो एंगल्स अल्टरनेट है तो लाइनें पैरेलल होंगी। अब मैंने कहा, मैंने सपोज किया है, ठीक है ना, मैंने अज्यूम किया है कि लेट्स से एंगल 1 इज पैरेलल टू एंगल पी क्यू आर, देन डेफिनेटली लाइन ए बी एंड लाइन क्यू आर विल बी पैरेलल, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, और रीजन मैं क्या दूंगा, बाय थ्योरम 7 अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अभी जो पिछला थ्योरम था उसमें हमने यही कहा ना कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल्स अल्टरनेट होंगी, या अगर एंगल्स अल्टरनेट है तो लाइनें पैरेलल होंगी। 1 और पी क्यू आर अल्टरनेट एंगल्स है तो ए बी और क्यू आर पैरेलल लाइंस होंगी। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। ए बी एंड क्यू आर पैरेलल अकॉर्डिंग टू और सपोजिशन, जो हमने बात सपोज की है। लेकिन गिवन क्या है थ्योरम में, थ्योरम तो ये कह रहा है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। भाई क्यू आर तो पैरेलल नहीं है ना, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में एक फर्जी बात की है ना जो हकीकत में नहीं है, ठीक है ना। थ्योरम एक्चुअली तो कह रहा है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, जबकि हमने सपोज किया था कि 1 एंगल क्यू पी क्यू डी के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू आर और ए बी आपस में पैरेलल होंगे। मैंने आपसे कहा ना इन दो बातों में से एक सच हो सकती है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो 1 एंगल पी क्यू डी यानी एंगल 2 के पैरेलल अल्टरनेट होगा। लेकिन अगर एंगल 1 इस छोटे से एंगल यानी पी क्यू आर के अल्टरनेट है तो फिर लाइन ए बी और क्यू आर आपस में पैरेलल होंगी। तो कौन सी बात को तस्लीम किया जाए, जो हमने सपोज की थी, या वो बात जो थ्योरम ने कही थी कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ये शर्त है। जो बात थ्योरम में गिवन होती है वो शर्त होती है। तो हम अपनी बात सपोजिशन नहीं बल्कि थ्योरम की बात को फॉलो करेंगे। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो इसका मतलब है 1 और एंगल 2, ये बड़ी वाली एंगल, ये आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है ना। यहाँ रीज़न में मैंने गिवन लिखा है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ये गिवन था, और साथ में इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। Therefore, but QR and CD are intersecting line which cannot be parallel to the same line AB, ठीक है ना। आप गौर करें, ये जो लाइन CD है और लाइन QR है, ये दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पर यानी पॉइंट Q से जो है वो यहाँ पर मैंने लिखा है कि बट QR and CD, QR
एंड सी डी, ये दोनों लाइनें कौन कौन सी, ये देखिए क्यू आर और सी डी, ये एक ही वर्टेक्स पॉइंट क्यू से इमर्ज कर रही है, निकल रही है। आर इंटरसेक्टिंग लाइन विच कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन ए बी, ये दोनों लाइनें एक ही पॉइंट से निकल रही ना, तो दोनों लाइनें ए बी के पैरेलल नहीं हो सकती, या तो क्यू आर पैरेलल होगा या फिर सी डी पैरेलल होगा। अगर क्यू आर पैरेलल है तो वो ये बात हुई जो हमने सपोज की थी, जो कि टोटली रॉन्ग साबित हुई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहे कि सी डी पैरेलल है, हमने कहा फॉर एग्जांपल क्यू आर पैरेलल, तो हम अगर ये कहें कि सी डी पैरेलल, सी क्यू पैरेलल है, तो फिर इसका मतलब होगा वन जो है वो एंगल पी क्यू डी यानी एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा बट क्यू आर एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन विच कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन ए बी, ये बजाते खुद एक थ्योरम है और इस थ्योरम का नाम है प्लेफेयर्स पोस्टुलेट। प्लेफेयर्स पोस्टुलेट थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ही पॉइंट से दो लाइनें इमर्ज कर रही हो तो वो दोनों लाइनें तीसरी लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, इन दोनों में से कोई एक पैरेलल हो सकती है सुपर वाली लाइन ए बी के, या तो सी क्यू या फिर क्यू आर, दोनों पैरेलल नहीं हो सकती क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से निकली। हाँ, क्यू डी इस लाइन सी क्यू का वो एक्सटेंडेड साइड है तो ये ऑफ कोर्स ए बी के पैरेलल हो सकता है, लेकिन क्यू आर और सी डी बैक वक्त ए बी के पैरेलल नहीं हो सकती। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्लेफेयर्स पोस्टुलेट line AB is parallel to line CD, और supposition is wrong where we said AB is parallel to QR, ठीक है ना। therefore our supposition is wrong and angle 1 is congruent to angle 2, similarly angle 3 is congruent to angle 4। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम था, आई होप अगर इसको आप 2-3 दफ़ा रिव्यू करें तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ आ सकती है। अब इसके नतीजे में भी एक कॉरोलरी यानी एक नतीजा हमने अखज़ किया है, बल्कि दो। पहला कौन सा है? इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बिल्कुल सच साबित हुई ये बात। अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल लाइंस को, तो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। ये है वो सबूत जो हमने चैप्टर 7 में इस्तेमाल किए थे। और दूसरी कॉरोलरी, दूसरा नतीजा क्या निकाला इस थ्योरम से? इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन आर सप्लीमेंट्री। याद है उस चैप्टर 7 में हमने कहा था कि सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये यहाँ पर एंगल 1 और 4 ये इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे बन रहे हैं ना, सीधी लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है? 180 से सप्लीमेंट्री। तो इस थ्योरम के वेरीफाई करने से दूसरा नतीजा हमने ये निकाला कि ट्रांसवर्सल के एक ही जानिब लेफ्ट या राइट पर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री होगा। अच्छा जी, थ्योरम नंबर 9 है, इसमें आखिरी थ्योरम है इस चैप्टर का। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हम कहते हैं ना किसी भी ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर एंगल्स को जब आप ऐड करते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। आज उस बात को साबित करने का वक्त है। सबसे पहले एक ट्राइंगल है ABC, ये आपके पास गिवन होगा। ये जो DE आप देख रहे हैं ना, ये डॉटेड लाइन, ये कंस्ट्रक्टेड है। एक ट्राइंगल आप ड्रॉ करेंगे ABC, ठीक हो गया। गिवन अ ट्राइंगल ABC, साबित क्या करना है? एंगल, मेजर एंगल A, यहाँ बनने वाला एंगल, मेजर एंगल B, यहाँ बनने वाला एंगल, और मेजर एंगल C, यहाँ बनने वाला एंगल। इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। थ्रू A ड्रॉ लाइन DE विच इज़ पैरेलल टू BC। पॉइंट वर्टेक्स A पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है DE जो इस BC के पैरेलल हो। तो अब ज़रा इसको आप समझ लें। पहले आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया था ABC, वर्टेक्स A पर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे BC के, ठीक है ना। अब देखें, अगर लाइन DE और BC पैरेलल है जो आपने कंस्ट्रक्शन में कहा है वाज़े, तो फिर इसका मतलब है एंगल 1 और एंगल B क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल्स होंगे। इसी तरह ये एक और ट्रांसवर्सल है BC इन दो पैरेलल लाइंस DE और BC के दरमियान, और एंगल 2 और एंगल CB अल्टरनेट एंगल्स होंगे। और अभी आपने पढ़ा कि अगर लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है ना। एंगल 1 और B अल्टरनेट एंगल्स है बिकॉज DE और BC पैरेलल लाइंस है, AB एक ट्रांसवर्सल है, और एंगल 1 और 2 जो है वो इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट और राइट पर है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे जो कि इक्वल होंगे। इसी तरह AC एक और ट्रांसवर्सल है, जबकि एंगल 2 और एंगल C ये भी दो अल्टरनेट एंगल्स हैं जो हमेशा आपस में इक्वल होंगे। अब आते हैं प्रूफ्स और रीजंस की तरफ।
मैंने कहा कि मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल वन, हाँ, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। देखिए ज़रा गौर करें, कौन सा है एंगल बी? एंगल बी जो है वो एंगल वन के इक्वल है, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स है। इसी तरह एंगल सी वो एंगल टू के इक्वल होगा, ये देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल वन, सॉरी मैंने वन लिखा है, इसको कर देते हैं टू। ये रीजन में वही लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस है ना ये डी ई और बी सी, और टू और सी जो है वो अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो लिहाजा ये आपस में इक्वल होंगे। पहली स्टेटमेंट को नाम दिया इक्वेशन वन, दूसरी स्टेटमेंट को नाम दिया इक्वेशन टू। अगर आप इक्वेशन वन और टू को ऐड करें तो इनके लेफ्ट साइड्स आप ऐड करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी ये रहा, और राइट साइड इज इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल टू। तो साफ बात हुई ना, एंगल बी और सी को जब आप ऐड करेंगे वो इक्वल होगा एंगल वन और एंगल टू के सम के, ठीक है ना। एंगल वन और एंगल टू का जो सम होगा वो एंगल बी और एंगल सी के सम के इक्वल होंगे, बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स है ना, वन बी के इक्वल है और टू सी के इक्वल है। बी और सी का जितना सम होगा वो एंगल वन और टू का सम होगा। सम का मतलब है इनके एंगल्स को ऐड करना। आगे चलते हैं, एडिंग इक्वेशन वन और टू मैंने नाम दिया। अब इस स्टेटमेंट को गौर से देखें, इसमें इन्वॉल्व है एंगल बी एंगल सी, और राइट साइड पे एंगल वन और एंगल टू। एंगल बी और सी इन्वॉल्व है, एंगल वन और टू इसमें इन्वॉल्व है, जबकि एंगल ए जो है वो इसमें मिसिंग है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मेजर एंगल बी ए सी, ये देखें बी ए सी या सी ए बी, हम बात करें एंगल ए की ना, वन और टू तो हाईलाइटेड है, ए मिसिंग है ना इसमें, तो मैं लेता हूँ एंगल बी ए सी, और इस एंगल बी ए सी को इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे ऐड करता हूँ। लेफ्ट साइड पे भी ये देखें बी ए सी, फिर उसके बाद एंगल बी प्लस सी, और राइट साइड पे भी पहले मैंने बी ए सी ऐड किया और फिर एंगल वन और टू। ये इसलिए मैंने ऐड किया क्योंकि मेरे पास इस इक्वेशन में एंगल वन भी है, एंगल टू भी है, बी और सी भी है। अगर मिसिंग है तो वो एंगल ए मिसिंग है। तो मैंने लिखा एडिंग मेजर एंगल बी ए सी ऑन बोथ साइड्स। ये मैं इसके रीज़न में लिखूंगा, इस इक्वेशन के दोनों तरफ मैंने मेजर एंगल बी ए सी ऐड कर दिया, ठीक है ना। एडिंग मेजर एंगल बी ए सी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। जब आपने इसको ऐड कर दिया, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अगले स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा बट मेजर एंगल वन प्लस मेजर एंगल बी ए सी प्लस मेजर एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। पोस्टुलेट्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर आप इस पर गौर करें, इस लाइन पर डी ई पर, इस लाइन पर तीन एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से? एंगल वन, एंगल ए, एंगल टू। इन तीनों एंगल्स को जब आप ऐड करते हैं तो इनका सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा, बिकॉज ये तीनों एंगल सीधे लाइन पे बन रहे हैं ना। तो इसलिए मैंने लिखा है एंगल वन, ये एंगल बी ए सी यानी एंगल ए बी ए सी, और एंगल टू यानी ये एंगल टू, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। क्यों? पोस्टुलेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, एक ही लाइन पर, सीधी लाइन पर बनने वाले एंगल्स हैं। तो अब मैंने क्या लिखा, अच्छा मुझे एंगल वन किसका अल्टरनेट एंगल है? एंगल वन एंगल बी का अल्टरनेट एंगल है, एंगल टू एंगल सी का अल्टरनेट एंगल है। तो वन की जगह मैं लिखूंगा बी, ये रहा एंगल वन की जगह एंगल बी लिखा। एंगल टू की जगह मैं लिखूंगा एंगल वन, बिकॉज मैं इसको कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ ताकि बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े मुझे। अब ज़रा याद है कि ये गौर से, ये ठीक है ना। बी ये स्टेटमेंट, एंगल वन की जगह मैंने लिखा एंगल बी, बिकॉज वन जो है वो बी का अल्टरनेट है, इसके इक्वल है। और एंगल टू की जगह मैंने लिखा एंगल सी, ठीक है ना, ये बिकॉज टू जो है वो सी का अल्टरनेट है। और बी ए सी यानी कि एंगल बी जो है, एंगल वन की जगह हम लिखेंगे एंगल बी, ठीक है ना। और एंगल टू की जगह हमने लिखा एंगल सी, और मेजर एंगल बी ए सी जो है वो ए ही है, यानी एंगल ए ही कंसीडर होगा। मैं ज़रा इसको ठीक कर देता हूँ, एंगल बी जो है वो वन की जगह आ जाएगा, और फिर मेजर एंगल बी ए सी यानी एंगल ए की बात हो रही है, इसको मैं ए कर देता हूँ, ठीक है ना। बी ए सी जो दरमियान वाला अल्फ़ाबेट होता है, उसी वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल की बात हो रही होती है ना, बी ए सी यानी वर्टेक्स ए पे बनने वाला एंगल। तो बी ए सी की जगह मेजर एंगल ए, और मेजर एंगल टू एंगल सी का अल्टरनेट एंगल है, तो इसकी जगह मैंने ये लिखा। अब ये मेजर एंगल वन, मेजर एंगल बी ए सी, मेजर एंगल टू, ये तीनों भी 180 के इक्वल है। और जबकि वन का अल्टरनेट बी है तो वन की जगह मैंने लिखा बी,
BAC ऑलरेडी एंगल ए की बात हो रही है, सो इसकी जगह मैंने लिखा मेजर एंगल ए, जबकि एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल C है तो 2 की जगह मैंने लिखा एंगल C। ये तीनों भी 180 के इक्वल है और इनके अल्टरनेटिव एंगल्स भी 180 डिग्री के इक्वल ही होंगे। और यही थ्योरम की रिक्वायरमेंट थी कि साबित करें वर्टेक्स B, A और C पर बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो आप देखते हैं कि आप सब चीज़ें करते करते आखिर में एक ऐसा ट्रिक अप्लाई करते हैं जिससे थ्योरम फ़ौरन सेटिस्फाई हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ भी हमने यही किया, पहले ये देखा कि इस लाइन DE पर बनने वाले तीनों एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल है और फिर इनके अल्टरनेट एंगल्स को कंपेयर करके ये साबित कर दिया कि वर्टेक्स A, B और C पर बनने वाले एंगल्स 180 डिग्री के होंगे। इस थ्योरम को वेरीफाई करने के बाद एक नतीजा निकाला, corollary. The measures of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measures of its opposite interior angle. तो याद रखिए कि कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल हो अगर किसी ट्रायंगल का, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करता हूँ, ये वर्टेक्स B पर, ठीक है ना, यहाँ से मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर देता हूँ। ये यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल बना है, कौन सा, ये, ठीक है ना। ये नतीजा हमने निकाला कि द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, ये जो एंगल B जो एक्सटीरियर है इस ट्रायंगल का, ठीक है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल B का अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, A और C। A और C को जब आप ऐड करेंगे इसका जो आंसर आएगा एंगल B का भी वही आंसर होगा, यानी एंगल B इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल A एंड C। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इन अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये इस थ्योरम को वेरीफाई करने के बाद हमने एक नतीजा निकाला। थ्योरम्स एज कंपेयर टू द अलजेब्रा काफ़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप इसको बार बार रिपीट करें, बार बार रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें तो आई एम 100% श्योर कि आपके पल्ले ज़रूर पड़ेंगे और आपको ये ज़रूर समझ आएंगे। बहुत मज़ेदार होते हैं थ्योरम्स क्योंकि आपको वेरिफिकेशन भी ऑन द स्पॉट मिल जाती है, लेकिन बड़ा टेक्निकल इनकी वेरिफिकेशन होती है जो कभी कभी सर के ऊपर से ही गुजर जाती है और समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ज़रूर आपको समझ आ जाएगा।